So, hello future officers और legal minds and curious citizens. So, welcome back to Polity Prava और हमारी बेरेक सीरीज के इस एपिसोड 4 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हम स्ट्रिक्टली वन आर्टिकल एट अ टाइम का रूल फॉलो कर रहे हैं और आज बारी है हमारे उस प्रोविजन की जिसे मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक साइलेंट इनेबलर या एक मैजिक वॉन्ड कहूंगा एंड दैट इज आर्टिकल 4. पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को नए स्टेट्स बनाने की और इंटरनल बाउंड्रीज ऑल्टर करने की मैसिव पावर्स देते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक स्टेट की बाउंड्रीज बदलती है तो उसकी राज्यसभा की सीट्स का क्या होता है, उसके एमएलए, उसकी ब्यूरोक्रेसी का क्या होता है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या उसके लिए हमें आर्टिकल 368 के अंडर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है. इन सभी सवालों का जवाब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ एक पावरफुल आर्टिकल में दे दिया था और आज हम उसी आर्टिकल 4 को डाइसेक्ट करेंगे विद इंटरनेशनल कंपैरिजंस, दी मंगल सिंह केस और 2026 के डिलिमिटेशन कंट्रोवर्सीज के साथ. सो लेट्स डिकोड दी मैजिक. आइए सबसे पहले बेल एक्ट का टेक्स्ट देखते हैं. आर्टिकल 4 मेनली दो क्लॉजेज में डिवाइडेड है. आर्टिकल 4 क्लॉज 1 ये कहता है कि जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंडर कोई लॉ बनाती है तो उस लॉ में फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को अमेंड करने के प्रोविजंस का होना बहुत जरूरी है. फर्स्ट शेड्यूल हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम डिफाइन करता है और फोर्थ शेड्यूल उनकी राज्यसभा में सीट एलोकेशंस को बताता है. इसके अलावा पार्लियामेंट इस लॉ में ऐसे सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस भी डाल सकती है जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन भी शामिल हो जो उसे जरूरी लगे. आर्टिकल 4 सब क्लॉज 2 इज द रियल गेम चेंजर और यह कहता है कि नो सच लॉ एज एफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश का नक्शा बदलने और राज्यसभा की सीट्स ऊपर नीचे करने जैसा बड़ा काम पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी यानी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से कर सकती है. आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% स्टेट रेटिफिकेशन की यहां पर कोई जरूरत नहीं है. अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी पावर को इतना आसान क्यों बनाया गया, तो यहां आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फोरसाइट. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बाकी फ्रेमर्स ये जानते थे कि आजादी के तुरंत बाद प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन और लिंग्विस्टिक डिमांड्स की वजह से इंडिया का नक्शा बार बार रीड्रॉ करना पड़ेगा. अगर इस प्रोसेस को आर्टिकल 368 जैसे रिजिड अमेंडमेंट प्रोसेस के हवाले कर दिया जाता तो देश पैरालिसिस का शिकार हो जाता. सो अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में ये एक्सप्लिसिटली आर्ग्यू किया कि हमें एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म चाहिए जो नेशनल इंटीग्रेशन को स्मूथ बनाए. और यही वजह है कि एमिनेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट आइवर जेनिंग्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भले ही दुनिया का सबसे लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है पर आर्टिकल 4 जैसे प्रोविजंस इसे जरूरत के हिसाब से हाईली फ्लेक्सिबल्स बनाते हैं. ग्रेवनल ऑस्टिन के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल में भी यही चीज दिखती है कि सेंटर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स को रीशेप करने की अनहिंडर्ड एक प्रैक्टिकल टूल है. देखिए, कानून तब तक टेस्ट नहीं होता है जब तक वो सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे. आर्टिकल 4 सब क्लॉज 1 में जो फ्रेज है सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस, उसका दायरा कितना बड़ा है आप ये देखिए. इसका जो अल्टीमेट टेस्ट हुआ वो होता है मंगल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 के केस में. जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 पास हुआ तो हरियाणा बनाने के बाद पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी वो सिर्फ 54 मेंबर्स की रह गई थी, जबकि आर्टिकल 170 ये कहता है कि मिनिमम स्ट्रेंथ 60 होनी चाहिए. इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि क्या आर्टिकल 4 के अंडर लॉ बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रोविजंस को बाईपास किया जा सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अपहेल्ड किया कि पार्लियामेंट की पावर अंडर आर्टिकल 4 बहुत वाइड है. सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स के अंडर पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजिशन के लिए ऐसी टेम्परेरी अरेंजमेंट्स कर सकती है जो स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नंबर्स लाइक मिनिमम 60 एमएलए से डेविएट करे, प्रोवाइडेड वो नए स्टेट की सेटिंग अप के लिए जरूरी हो. पर ध्यान रहे,
The absolute limit was set by the Berubari Union case 1960. अगर टेरिटरी इंडिया के बाहर किसी फॉरेन टेरिटरी को देनी है, यानी आपको उसे सीड करना है, तब आर्टिकल 4 का सिंपल मेजॉरिटी का ये जादू नहीं चलेगा। उसके लिए आपको आर्टिकल 368 के अंदर प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, जैसा हमने 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 इंडिया बांग्लादेश एनक्लेव एक्सचेंज में देखा था। Now let's bring in an international perspective to enrich your PSIR answers. So we are comparing Article 4 of India with the United States Constitution. देखिए, यूएस में जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, सेनेट, उनका अपर हाउस विच इज इक्विवेलेंट टू आवर राज्यसभा, उसमें फिक्स्ड है हर स्टेट की 2 सीट्स। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली ये कहता है कि बिना स्टेट की मर्जी के उसकी सेनेट को जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है उसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आप छीन नहीं सकते हैं। लेकिन इंडिया में जब पार्लियामेंट आर्टिकल 3 से स्टेट्स बनाती है या तोड़ती है, तो आर्टिकल 4 ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट को यह पावर दे देता है कि वो उस स्टेट की राज्यसभा सीट्स अंडर दी 4th शेड्यूल को सिंपल मेजॉरिटी से एडजस्ट कर दे। स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन तो दूर, उनकी कंसेंट भी बाइंडिंग नहीं है, और ये इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इंडियन क्वासाई फेडरलिज्म का सबसे बड़ा प्रूफ है। अब हम इसे आज की रियलिटी दैट इज अप्रैल 2026 से हम लिंक करते हैं। जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया तो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 4 का पूरा उपयोग किया स्टेट को 2 यूटीज में बांटने के साथ साथ J&K की राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स का अप्रोपोर्शनेट और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करने जैसे सारे कॉन्सिक्वेंशियल बदलाव सिंपल मेजॉरिटी से एक ही एक्ट में पास कर दिए गए। और अभी करंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 का मुद्दा चल रहा है, जो लोकसभा सीट बाउंड्रीज के डिलिमिटेशन पर बेस्ड है, ऑल्दो द बिल वाज डिफीटेड इन द लोकसभा इटसेल्फ, बट वहां ये डिबेट हुई है कि अगर हम पूरे देश की सीट्स का फॉर्मूला परमानेंटली चेंज करते हैं तो क्या वो आर्टिकल 4 के दायरे में आएगा, या उसके लिए आर्टिकल 368 के अंदर आधे स्टेट्स का रेटिफिकेशन दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट अप्रूवल लगाना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स ये आर्ग्यू करते हैं कि आर्टिकल 4 सिर्फ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के सिचुएशन तक सीमित है। ब्रॉडर नेशनल डिलिमिटेशन एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और स्टेट्स की सहमति को डिमांड करता है, एंड दिस इज अ वेरी लाइव टेंशन इन द इंडियन फेडरलिज्म टुडे। तो आइए इस मास्टर क्लास को क्लोज करते हुए हम हमारे सिग्नेचर पील आंसर राइटिंग अप्रोच के साथ, अगर सवाल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पर आता है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पैक क्या रहेगा कि आर्टिकल 4 एक्ट एज द साइलेंट इनेबलर ऑफ इंडियाज क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर ग्रांटिंग पार्लियामेंट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवरेज टू अमेंड द 1st and the 4th शेड्यूल वाया सिंपल मेजॉरिटी टू फैसिलिटेट टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स। अब पील स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉइंट जो आप लिखोगे दैट इज आर्टिकल 4 विच बाईपासेस द रिजिड आर्टिकल 368 प्रोसेस फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस। एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं तो इट अलाउज द पार्लियामेंट टू मेक नेसेसरी सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस टू अकोमोडेट द न्यू स्टेट्स। एविडेंस के लिए आप साइट करेंगे मंगल सिंह केस को टू शो इट्स वाइड स्कोप बट लिमिटेड विद द बेरूबारी केस रिगार्डिंग सीडिंग द टेरिटरी, and now link it to the how this flexibility it prevented the administrative paralysis during crisis like J&K's reorganization or linguistic state formation। तो दोस्तों this is how you write like a topper, सिर्फ फैक्ट्स नहीं आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपको आर्टिकल 4 का ये डीपली एनालिटिकल डाइसेक्शन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने यूपीएससी के जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें और पॉलिटी प्रभा को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम मूव करेंगे पार्ट 2 की तरफ, यानी सिटीजन्स और आर्टिकल 5, अगेन स्ट्रिक्टली 1 आर्टिकल एट अ टाइम। टिल देन कीप एनालाइजिंग, कीप राइटिंग एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच गाइस।